Good morning, students. Welcome in economics class. In the previous lecture, we have started our revision work of chapter 5, demand, theory of demand. Today, we are going to the next portion of theory of demand. very important question, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन वो होता है बेटा जो रिलेशन को बताता है कमोडिटी की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसमें हमने दो आस्पेक्ट देखने हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को. यस, हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स कि हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड पे कौन से फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट डालते हैं. जैसे कमोडिटी की प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है वैसे ही इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है कमोडिटी के रिगार्डिंग वो डाउन हो जाती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड के बीच में. यही हमें लॉ ऑफ डिमांड भी बताता है. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स बेटा हम लोग इसमें रिलेटेड गुड्स के बारे में टू टाइप्स की कमोडिटीज़ पढ़ते हैं. एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा वो होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे टी एंड कॉफ़ी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये सब्स्टिट्यूट की. अगर हमें कॉफ़ी के प्राइसेस महंगे हो जाते हैं तो हम टी को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अगर इनमें से किसी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होएगी तो सेकंड कमोडिटी के रिगार्डिंग हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं वो अब कॉफ़ी की डिमांड को छोड़ के वो टी की तरफ मूव कर जाएंगे. तो इट मीन्स टी की प्राइस चाहे पहले जितनी एज इट इज़ है बट उसकी डिमांड बढ़ गई. रीज़न क्या है? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट की कमोडिटी की प्राइस जो है वो महंगी होगी पहले से. नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा वो होती हैं जो इकट्ठी ही कंप्लीट डिमांड पूरा करती हैं किसी कंज्यूमर की. फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक. अगर एक पर्सन ने पेन ख़रीदा है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए इंक की भी डिमांड करेगा, है ना. और अगर अब इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं, अ फॉल in the price of one causes increase in the demand for the other. अगर एक and rise in the price of one causes decrease in the demand for the. अगर बेटा एक कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री में हम दो की बात कर रहे हैं, अगर एक कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड भी गिरेगी. फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. ठीक है, अगर कार जो है उसके प्राइजेस गिर जाते हैं तो लोग ज़्यादा कारें बाई करेंगे, अगर ज़्यादा कारें बिकेंगी तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है ना. अगर कार की प्राइस कम होने से पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इकट्ठी ही ह्यूमन बींग्स की वांट्स को पूरा करती, सेटिस्फाइड करती हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में. सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी कोक, एंड कॉम्प्लीमेंट्री की पेन एंड इंक होगी, ब्रेड बटर हो गया, कार पेट्रोल होगी. नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम बेटा इंक्रीज़ होएगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. अब डिपेंड करता है गुड्स पे कि वो किस टाइप की गुड्स ले रहा है. नॉर्मल गुड्स बेटा, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है. जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है तो पर्सन नॉर्मल गुड्स की डिमांड को सबसे पहले बढ़ाता है, इसकी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है. इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जो थोड़ी सी घटिया किस्म की क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, इनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. गिवन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बेटा हम तब करते हैं जब किसी कंज्यूमर की इनकम काफ़ी लो हो जाती है, तो वो इस तरह की कमोडिटीज़ की डिमांड करता है. नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. हमारी डिमांड पे गुड एंड सर्विसेज के टेस्ट एंड एक कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी उसकी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर कोई चीज़ फैशन में है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है तो ऑब्वियसली हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे. अगर कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करता है तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग उसकी लाइकनेस ज़्यादा होएगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होएगी. एक्सपेक्टेशंस. अब इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट, अगर एक कंज्यूमर को लगता है आने वाले नियर फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत बढ़ने
वाली है तो उसकी प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में सस्ती होएगी चीज़ तो वो उसकी डिमांड फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करेगा। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट को कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल मार्केट की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। बाकी फंक्शन फैक्टर्स तो वही हैं जो हम ऑलरेडी इंडिविजुअल में डिस्कस कर चुके हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं। एक आता है पॉपुलेशन साइज़ यानी नंबर ऑफ़ बायर्स। हम अगर किसी इकोनॉमी में कंट्री में अगर नंबर ऑफ़ बायर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डिमांड कमोडिटीज़ की ज़्यादा होएगी। अगर नंबर ऑफ़ बायर्स कम होंगे, पॉपुलेशन कम होएगी तो डिमांड भी उस हिसाब से कम। इसी तरह नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। मार्केट की डिमांड पे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है कि इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अगर इनकम का मेजर पोर्शन पुअर पीपल के हाथ में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो नेसेसरी आइटम्स की डिमांड करेंगे। अगर रिचर के पास ज़्यादा आ रहा है, रिच पीपल के पास इनकम का ज़्यादा ग्रुप आ रहा है, वो लग्जरी आइटम्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, सब जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे बेटा वन थिंग याद रखनी है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हमने स्टार्टिंग में ज़रूर लिखना है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम जस्ट बात करते हैं कमोडिटी की डिमांड और प्राइस के बारे में। ये हमें बताता है कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस। तो प्राइस के साथ इसका रिलेशन हम इसमें स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। बट अभी हमने डिस्कस करें कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर हैं, इसमें हम वो सारे कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सिलेबस, जस्ट रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी सो डैट हमारा ज़्यादा कवर हो जाए चैप्टर। यस, इसमें हम लोग इसी लॉ ऑफ डिमांड को हम डिमांड शेड्यूल से भी दिखा सकते हैं। देखो जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस डाउन जा रही है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो रही है। यही चीज़ हम लोग इसी चीज़ को हम टैबुलेशन फॉर्म में दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ली है। प्राइस जब पहले ओपी थी तो हमारी डिमांड हो रही थी ओक्यू लेवल तक, अब प्राइस गिर के OP1 हो गई है। देखो इतनी प्राइस जो है वो डाउन हुई है तो हमारी इतनी क्वांटिटी पहले से इंक्रीज़ होगी। पहले हम OQ डिमांड कर रहे थे, हम OQ1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी की। इसी तरह नेक्स्ट है, इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं बेटा। जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमने किए हैं हम सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे। हम इसमें कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, अदर कमोडिटीज़ की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर नियर फ्यूचर में किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं करेगा, सब कांस्टेंट रहेगा, और बायर की यानी कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करवाते हुए भी मार्क कराया था। वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि क्यों हम ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड करते हैं जब इसकी प्राइस डाउन जाती है। तो रीज़न कि एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटीज़ पे काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे तो उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कॉन्टीन्यूसली डाउन जाती है। इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर इनकम इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ बायर चेंज, जब किसी की रियल इनकम चेंज हो जाती है। रियल इनकम कैसे चेंज होती है? कमोडिटी की प्राइस से, ठीक है। अगर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो पर्सन की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, चाहे उसकी मनी इनकम सेम भी रहे, ठीक है। विद इन द फॉल अगर कमोडिटी की प्राइस गिरेगी ना तो पर्सन की रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। रियल इनकम इंक्रीज होने से वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली हर कमोडिटीज़ के मार्केट में इजली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। अगर एक कमोडिटी, अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ हैं, एक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो दूसरे की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। साइज़ ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, कमोडिटी के प्राइस गिरने से क्या होता है बेटा, कंज्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? पहले कई ऐसे कंज्यूमर थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चीज़ को इतने महंगे रेट में, अब प्राइस कम होने से वो भी, उनकी अफोर्डेबिलिटी हो गई है, ठीक है, वो भी अफोर्ड करेंगे। डिफरेंट यूजेस, अब बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनके सेवरल यूजेस है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है। अगर मिल्क के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो हम उनको मल्टीपल वे से यूज़ करेंगे, कर्ड में, चीज़ में, बटर में, ठीक है। प्राइजेस कम होने से हम इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि हम इनको मल्टीपल वे से यूज़ करना शुरू कर देते हैं।
यस, ये तो थे पॉइंट इसके। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि किन केसेस में ये वाला लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, बेटा दिखावे वाली चीज़ें, जो सोशल डिस्टिंक्शन वाली चीज़ें, आर्टिकल हैं जो हमारा स्टेटस सिंबल शो करती हैं, उनके केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। उनकी प्राइसेस जितनी हाई होएगी उनकी डिमांड वैसी होएगी, और लोग जितनी महंगी चीज़ होएगी लोग उनको ज़्यादा खरीदेंगे, सो डैट कि मार्केट में उनका, इकोनॉमी में उनका स्टेटस सिंबल हाई हो सके। गिवन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स होती हैं, शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव, इनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है ना। अगर पर्सन की इनकम कम हो जाती है ना, तो वो गिवन गुड्स की तरफ प्रेफर करता है। उसकी प्राइजेस अगर ज़्यादा होती हैं तभी भी वो उसकी, एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ फॉल, अगर गिवन गुड्स के प्राइजेस कम हो जाते हैं, डिमांड आल्सो फॉल। अगर एक बंदे की इनकम बढ़ गई है और गिवन गुड्स उसको सस्ती भी मिल रही हैं, घटिया किस्म की चीज़ें, तभी भी उसकी डिमांड वो कम ही रखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। फिर आ जाता है इलरैशनल जजमेंट। कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर बहुत रैशनलाइज है, उसको सब पता है, बट कई बार कंज्यूमर जो है वो गलती भी कर जाता है ना। कंज्यूमर की जजमेंट भी सही नहीं रह जाती कि वो कई बार महंगी चीज़ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेता है। इसी तरह जैसे आजकल प्राइस डिफरेंस चल रही है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, मार्केट में जो रिचर सेक्शन है सोसाइटी का वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, जिसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। क्लियर। तो फिर डिमांड कर्व की स्लोप अपवर्ड्स व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फॉल्स। कब होएगी डिमांड कर्व की स्लोप? वैसे जनरली हम जब भी देखते हैं डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है ना। डिमांड कर्व की स्लोप इस तरीके से जाती है, डी हमेशा हमारा डाउनवर्ड जाता है। बट कुछ केसेस में जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, फेल होती है इसकी कंडीशन, सिर्फ उसी केस में ये लॉ ऑफ सप्लाई जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप अपवर्ड्स जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में नया टॉपिक करेंगे इसी का, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। आज के लिए इतना है। थैंक यू बेटा।